नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे थायराइड के अंदर, ठीक है जी। सो थायराइड ग्लैंड में हम डिस्कस कर रहे थे जनाब हाइपर थायराइडिज्म वर्सेस हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जनाब इसमें फिर बहुत सारे काजेज हैं, जैसे ग्रेव्स डिजीज़ है, हशीमोटो थायराइडाइटिस है, ठीक है जी। ये आप लोगों को याद रखना है। जो ग्रेव्स डिजीज़ है दैट इज़ द कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म। उसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी आर ओ पॉजिटिव। और जो हशीमोटो थायराइडाइटिस है वो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कराता है, और उसका जो कॉमन एंटीबॉडी है वो एंटी TPO एंटीबॉडी है, ठीक है। ये मोटी मोटी चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर एग्जाम में आ जाए कि आयोडीन इनसफिशिएंट एंडेमिक एरिया के अंदर कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म वो आयोडीन डेफिशिएंसी है, और आयोडीन सफिशिएंट एरिया के अंदर हशीमोटो थायराइडाइटिस है, ठीक है जी। वेरी गुड। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आगे हम डिस्कस करेंगे। कभी कभार पेशेंट आते हैं ग्वाइटर के अंदर, तो लेके व्हाट इज ग्वाइटर और इसके काजेस क्या है, ठीक है जी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय ग्वाइटर। ग्वाइटर इज नथिंग, इट इज द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है जी। अगर थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाए, साइज के लिहाज से बढ़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। तो लिखे इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड which result neck swelling, इसका मतलब ये है कि अगर थायराइड ग्लैंड की साइज इनलार्ज हो जाए जिसकी वजह से नेक में प्रोमिनेंट स्वेलिंग हो जाए तो उसको हम ग्वाइटर कहते हैं। अब जो ग्वाइटर है इट इज़ नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ सिम्टम जो हमें जस्ट पेशेंट बताएगा कि इसकी नेक में स्वेलिंग है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखें कि इट मे बी ड्यू टू hyperthyroidism और हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब ये है कि ग्वाइटर की जो वजह है ये हाइपरथायराइड स्टेट भी हो सकता है और हाइपोथायराइड स्टेट भी हो सकता है। तो until unless we do not go for a specific investigation regarding thyroid function test, we should not say कि ग्वाइटर इज बिकॉज ऑफ हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है जी। तो ग्वाइटर देख के मतलब जब पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें कभी कभार पेशेंट की T3 T4 लेवल ज़्यादा होती है और कभी कभार क्या होती है, कम होती है। तो सिर्फ ग्वाइटर को देखकर वी डोंट डिसाइड दैट इट इज हाइपर और हाइपो, इट मे बी बोथ डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम एंड द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब लिखे काजेस के बारे में कि जो ग्वाइटर है इसकी काजेस क्या है और कौन कौन से कंडीशन है जो एनलार्जमेंट करा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि जो ग्वाइटर है इसके अकसाम क्या है। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड स्मूथ और डिफ्यूज ग्वाइटर। कभी कभार जब हम थायराइड ग्लैंड को पल्पेट करते हैं तो उसमें जो एनलार्जमेंट होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। ग्वाइटर जो है डिफ्यूज या क्या होता है, स्मूथ होता है। तो अगर स्मूथली मतलब यूनिफॉर्मली सारा का सारा थायराइड ग्लैंड एक जैसा इनलार्ज हुआ है तो उसकी एक वजह है ग्रेव्स डिजीज, दैट इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। एंड वी यस्टरडे डिस्कस इन डिटेल इट इज ऑटो इम्यून डिजीज विच रिजल्ट प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। इसके बाद जो डिफ्यूज ग्वाइटर है इसकी नेक्स्ट काज है हशीमोटो थायराइडाइटिस, दैट इज कॉल्ड हशीमोटो थायराइडाइटिस। अब देखें ग्रेव्स डिजीज कैन काज हाइपरथायराइडिज्म एंड हशीमोटो थायराइडाइटिस कैन काज हाइपोथायराइडिज्म, बट दोनों के अंदर देयर इज ग्वाइटर, दोनों के अंदर ग्वाइटर होता है और दोनों एक प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म कराते हैं और एक प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कराते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जैसे कि आयोडीन डेफिशिएंसी, तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से जो T3 T4 है उसका लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो थायराइड ग्लैंड है वो कोशिश ये करेगी कि वो T3 T4 किसी न किसी तरीके बनाए, बट वो बना नहीं पाएगी। तो एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म थायराइड ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आयोडीन डेफिशिएंसी लीड टू डिफ्यूज स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगेन दैट इज नोन एज ग्वाइटर, ठीक है जी। और अगर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ग्वाइटर होता है स्टिल दैट विल बी बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, किस वजह से, हाइपोथायराइडिज्म। और एक लिखे TSH सिक्रीटिंग एडिनोमा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, क्योंकि TSH कम फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जितना TSH ज्यादा आएगा उतना ही T3 T4 क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो उसमें देखें इस कंडीशन में TSH क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं, TSH ज्यादा तो डेफिनेटली T3 T4 भी
ज्यादा। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे तो सेकेंडरी है कि प्राइमरी? सेकेंडरी है, एंड दैट इज सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। क्या है? सेकेंडरी। तो इन सब कंडीशन में जब भी थायराइड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट होती है दैट विल बी स्मूथ एंड डिफ्यूज इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं काजेज ऑफ स्मूथ एंड डिफ्यूज ग्वाइटर। कभी कभार हम थायराइड ग्लैंड को जब हाथ लगाते हैं तो हमें इसके अंदर छोटे छोटे जैसे नोडुल्स मिलते हैं, इसको कहते हैं नोडुलर ग्वाइटर। क्या कहते हैं? नोडुलर। तो लेके व्हाट आर द काजेज ऑफ नोडुलर ग्वाइटर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक पेशेंट है उसको ग्वाइटर है लेकिन उसमें थायराइड ग्लैंड की पाल्पेशन पे पता चलता है कि इसमें छोटे छोटे नोड्यूल या नोड हमें फील होते हैं, तो उसको हम कहते हैं नोडुलर ग्वाइटर। नंबर 1 द मोस्ट कॉमन काजेस टॉक्सिक मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। एक का नाम क्या है? टॉक्सिक मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। कभी कभार थायराइड ग्लैंड के अंदर एक से ज्यादा नोड्यूल बनते हैं और उस नोड्यूल की वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज क्या हो जाता है? इनलार्ज हो जाता है। तो उस कंडीशन का नाम क्या है? टॉक्सिक मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नंबर 2 लेके थायराइड सिस्ट। कभी कभार थायराइड ग्लैंड के अंदर एक तेलीनुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, उसका नाम क्या है? थायराइड सिस्ट। तो थायराइड सिस्ट भी लीड टू अ ग्वाइटर विच इज नोडुलर इन नेचर। ठीक है जी। फिर इसके बाद लेके थायराइड मैलिग्नेंसी। कभी कभार कैंसर्स के अंदर थायराइड मैलिग्नेंसी वी विल डिस्कस इन सर्जरी इन ग्रेटर डिटेल, दैट इज आल्सो लीड टू नोडुलर ग्वाइटर ऑफ थायराइड। ठीक है जी। देखें एक चीज हमें समझ आ गई, अगर एग्जाम के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप थायराइड ग्लैंड की साइज पल्पेट करें, इफ इट इज स्मूथ और डिफ्यूज, मेजॉरिटी काजेस आर मतलब आइदर हाइपर और हाइपो। लेकिन जो नोडुलर ग्वाइटर है दैट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि जो नोडुलर ग्वाइटर है इट मे बी अ साइन ऑफ मैलिग्नेंसी। ठीक है जी। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे स्टार करना है कि जो नोडुलर ग्वाइटर है दैट इज नॉट गुड, दैट इज वेरी डेंजरस, इट कैन काज व्हाट आंसर इज कैंसरस कंडीशन। ठीक है जी। तो जब भी हम ग्वाइटर की बात करते हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्वाइटर एंड व्हाट आर द काजेज ऑफ ग्वाइटर। तो जो काजेज है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ ग्वाइटर, इट इज मे बी डिफ्यूज और स्मूथ और इट मे बी नोडुलर इन नेचर। ठीक है जी। और इसकी जो ट्रीटमेंट है डिपेंड अपॉन अंडरलाइन काज। अगर ग्रेव्स डिजीज है तो उसमें हम एंटी थायराइड देंगे कि नहीं, अगर हशीमोटो थायरोडाइटिस है उसमें हम लीवोथायरोक्सिन देंगे। तो मतलब इसमें हम हाइपर थायराइडिज्म ट्रीट करेंगे और इसमें हम हाइपोथायराइडिज्म। तो आप लोग नीचे लेके ट्रीटमेंट के लिहाज से तो आप लोग लेके इट डिपेंड अपॉन अंडरलाइन काज। तो मतलब जो अंडरलाइन काज है उसी पे डिपेंड करते हुए हम इन कंडीशन को ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। सो इट डिपेंड अपॉन अंडरलाइन काज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। So that is what all about you people should know for the exam point of view. इसके बाद आते हैं the next important topic that is called for example congenital hypothyroidism. तो हेडिंग दे दें तो what is meant by congenital hypothyroidism। ठीक है जी। congenital hypothyroidism, देखिए congenital is anything which is by birth। ठीक है जी। और hypothyroidism का मतलब decrease T3 and T4। इसमें लिखे it is also known as क्रिएटिनिज्म, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिनिज्म। तो आज के बाद क्रिएटिनिज्म आ जाए, इट इज नथिंग बट इट इज अ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। अगर एक बच्चे में बाई बर्थ पैदाइशी तौर पे T3 T4 का लेवल क्या है? कम है, तो उसको हम कंजेनिटल हाइपो या क्रिएटिनिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसकी जो डेफिनेशन है कि फॉर एग्जाम्पल in this condition there is decrease T3 and T4 by birth। किस कंडीशन के अंदर बाई बर्थ T3 T4 का लेवल क्या होता है? कम होता है। ठीक है जी। यू पीपल शुड नो अबाउट इट। अब ये क्यों कम होता है, वजह क्या है, तो लेके व्हाट आर द काजेस। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है इसकी वजूहात क्या है। नंबर 1 इसमें लेके दैट इज कॉल्ड थायराइड डिसजेनेसिस। इसका नाम क्या है? थायराइड डिसजेनेसिस। अगर थायराइड ग्लैंड बाई बर्थ प्रॉपर तरीके से नहीं बनी तो फिर T3 T4 भी डेफिनेटली नहीं बनेगी। ठीक है जी। एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड बाई बर्थ दैट इज कॉल्ड थायराइड डिसजेनेसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद एक और कंडीशन है, कभी कभार बच्चे पैदा होते हैं जिसमें थायराइड ग्लैंड होता ही नहीं है, इसको हम कहते हैं थायराइड एजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड
थायराइड एजेनेसिस। अगर थायराइड ग्लैंड ही नहीं बने बच्चों के अंदर तो देयर विल बी नो T3 T4, तो दैट इज कॉल्ड थायराइड एजेनेसिस। ठीक है जी। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आप लोग लिखे वन इज कॉल्ड थायराइड डिसमॉर्फोजेनेसिस। इसका नाम क्या है? डिसमॉर्फोजेनेसिस। कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बनी तो है लेकिन इसकी मॉर्फोलॉजी जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है। तो अगर मॉर्फोलॉजी नहीं बनी होगी तो फिर T3 T4 की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। दैट विल आल्सो लीड टू कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। और आखिर में लिखें वेरी इंपॉर्टेंट एक्टोपिक थायराइड। इसका नाम क्या है? एक्टोपिक। एक्टोपिक इज एनीथिंग व्हिच इज एबनॉर्मल। एक्टोपिक का मतलब क्या है? एबनॉर्मल। एक्टोपिक का मतलब ये होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है अगर वो बाई बर्थ अपनी जगह पे मौजूद ना हो, कहीं और पे पड़ा हो, तो वो भी प्रॉपर तरीके से T3 T4 नहीं बना सकेगी। ठीक है जी। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि जो थायराइड ग्लैंड है नॉर्मली कहाँ पे होता है? इन द नेक एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया। लेकिन अगर ये ट्रेकिया में एब्सेंट है तो फिर इसका एबनॉर्मल जगह ढूंढना पड़ेगा। एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड का जो मोस्ट कॉमन साइड है दैट इज कॉल्ड लिंगुअल। ये क्या है? लिंगुअल। ये टंग के साथ जुड़ा होता है। याद रखें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो थायराइड ग्लैंड है इनिशियली जब ये बनता है, ये डेवलप होता है तो इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? टंग से, और फिर ये नीचे जाके नेक में जाके डेवलप होता है। ठीक है जी। और टंग से लेके नेक तक एक डक्ट स्टार्ट होती है, उस डक्ट के जरिए थायराइड ग्लैंड फ्यूचर में बनेगी, उसका नाम थायरोग्लोसल डक्ट होता है। सो थायरो मीन थायराइड ग्लैंड, ग्लोसल का मतलब टंग है। तो टंग से ऐसा डक्ट जो नेक की तरफ जाता है जो फ्यूचर में थायराइड ग्लैंड बनाएगी, उसका नाम क्या है? थायरोग्लोसल डक्ट। अगर वो डक्ट या बने ना या प्रॉपर काम ना करें तो जो टंग से थायराइड ग्लैंड ने जाना है वो फिर नहीं जा पाएगा। सो द एबनॉर्मल साइट ऑफ थायराइड दैट इज कॉल्ड लिंगुअल एट द लेवल ऑफ द टंग एरिया, और ये थायराइड पर काम नहीं करेगा और बच्चों में T3 T4 को प्रोड्यूस हो नहीं करेगा। तो देखिए जब भी आप लोग के पास बच्चों में हाइपरथायराइडिज्म आ जाए, हाइपोथायराइडिज्म, यू पीपल शुड नो दिस प्रॉब्लम। ठीक है जी। सो थायराइड डिसजेनेसिस, थायराइड एजेनेसिस, कभी कभार मेटरनल आयोडीन डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी। अगर माँ को आयोडीन नहीं मिलेगी तो फिर प्लेसेंटा के जरिए बच्चे में भी आयोडीन क्या होगी? कम होगी। अगर फीटल आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर भी कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक है जी। तो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। अब देखिए क्लिनिकल फीचर, ये बच्चे जब पेरेंट्स लेके आते हैं व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर ऑफ दीज बेबी। ठीक है जी। क्लिनिकल फीचर के लिहाज से नंबर 1 सबसे पहले तो लेके दीज बेबी लुक लाइक वेरी वेरी पेल, मतलब इन बच्चों में अनीमिया होता है। सो बिकॉज ऑफ अनीमिया दीज बेबी लुक लाइक पेल। एक तो पेल है। नंबर 2 लेके दैट इज कॉल्ड प्रोट्यूबरेंस ऑफ टंग, मतलब इन बच्चों में जो टंग है ये बाहर की तरफ निकली होती है और जो टंग का साइज है वो ज्यादा जो है इंक्रीज हो चुका होता है। इसको कहते हैं टंग प्रोट्रूजन या मैक्रोग्लोसिया। क्या कहते हैं? मैक्रोग्लोसिया। तो मतलब ये है, आप लोग सिंपल लेके प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेके दैट इज कॉल्ड प्रोट्रूजन ऑफ अम्बिलिकस। जो अम्बिलिकस है ये बाहर की तरफ प्रोट्रूज होता है। इसकी वजह यह है कि इन बच्चों में देयर इज हाई चांस ऑफ अम्बिलिकल हर्निया। किसके चांस होते हैं? अम्बिलिकल हर्निया। हम हर्निया को डिस्कस करेंगे इन सर्जरी। आप लोगों ने नाम सुना होगा इन्ग्वाइनल हर्निया, डायरेक्ट हर्निया, इनडायरेक्ट हर्निया, फीमोरल हर्निया, ये नाम सुने कि नहीं? इसी तरह बच्चों में if there is any swelling and if there is any hernia at the level of umbilicus that is called umbilical hernia। ठीक है जी। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे लिखें that is important पोर्टेड बेली। इस वजह से बच्चे की जो बेली है, एब्डामिन है, वो बाहर की तरफ निकली होती है। इसको एब्डामिनल डिस्टिंक्शन भी कहते हैं या पोर्टेड बेली भी कह सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद लिखें नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड पफी फेस। बच्चों की जो फेस है उसमें फ्लूइड की रिटेंशन होती है, इसको हम कहते हैं पफी फेसेस। ठीक है जी। और आप लोगों को मैंने शायद बताया भी था कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं दे हेल्प इन दी ब्रेन मैच्योरेशन, ऐसा है कि नहीं? तो अगर बच्चों में बाई बर्थ T3 T4 का लेवल कम है तो लेके पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, इन बच्चों में जो ब्रेन है वो भी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो नहीं होगी, तो लेके पुअर ब्रेन डेवलपमेंट। तो पुअर ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से दीज बेबी आर मेंटली रिटार्डेड एंड दे हैव मेंटल प्रॉब्लम। ठीक है जी। उनको मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे मतलब जैसे पैदाइश के बाद उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पुअर हो, दिखने में पेलर नजर आए,
उनको मैक्रोग्लोसिया हो, उनका टंग बाहर की तरफ निकले, अम्बिलिकस बाहर की तरफ आए, दैट शुड बी अ केस ऑफ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। तो जब भी हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं, इन सर्च के अंदर 6P आते हैं कि नहीं, तो आप लोगों ने ये 6P याद रखने हैं, ठीक है जी। तो ये जब भी आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने अपने आप से बात करके ये रिमाइंड करना है कि यार P का मतलब पेल है, P का मतलब प्रोट्रूजन ऑफ टंग है, P का मतलब पैरा अम्बिलिकल, P मीन प्रोट्रूजन ऑफ अम्बिलिकस है, हर्निया है, फिर इस तरह पोर्टेड बेली, पफी फेस एंड वेरी गुड, ठीक है, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अब अगर एक बच्चे में हाइपोथायराइडिज्म है तो हम उसका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो इसका T3 T4 लेवल क्या होता है, कम होता है। एंड इफ द बेबी डायग्नोज फॉर हाइपोथायराइडिज्म, तो लेके हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक है जी। अब इन बच्चों को हमने ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में हम ऐसा ड्रग देंगे बाहर से जिससे हम T3 T4 की लेवल को क्या करें, बढ़ाएं। पहले के ड्रग ऑफ चॉइस इज लीवोथायरोक्सिन, क्या देंगे, लीवोथायरोक्सिन, ठीक है जी। सो लीवोथायरोक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। ये जो लीवोथायरोक्सिन है, इट इज नथिंग बट इट इज T4। ये कौन सा हार्मोन है, T4। अब ये हम क्यों देते हैं, एक इसकी जो हाफ लाइफ है वो लॉन्ग होती है, और जो T4 है ये बाद में जाके कन्वर्ट किस में होगा, T3 में कन्वर्ट होगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो T4 कैन कन्वर्ट इनटू T3 एंड दैट हैज अ हाफ लाइफ लाइंग, that is why because of long half life the drug of choice in hypothyroidism that is called levothyroxine, ठीक है जी। that is what all about the congenital hypothyroidism for the exam purpose, that is very very important one। अब देखिए NRE स्टेप 1 में 2 MCQs आते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, तो लेके इम्पोर्टेंट फेनामिना विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इम्पोर्टेंट फेनामिना की तरफ बात करते हैं, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोग को पता होना चाहिए। जिन लोगों को ये पता है कि जो T3 T4 हार्मोन है, हम कल से एक डिटेल स्टडी लेके आ रहे हैं कि T3 T4 आर फॉर्म इनसाइड द थायराइड ग्लैंड, और जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं दे आर फोलिकुलर सेल। कौन से, फोलिकुलर सेल। अब देखें, मुझे इसमें बार बार फिर बताना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को पहले से पता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज अ सिंगल फोलिकुलर सेल, ये कौन सा सेल है, सिंगल फोलिकुलर सेल, ऐसा है कि नहीं। तो फोलिकुलर सेल का ये वाला जो साइड है ये ब्लड की तरफ है, और ये वाला कोलाइड की तरफ है, समझ रहे कि नहीं। अब सवाल ये है, यहाँ पे आयोडाइड पंप का नाम सुना था कि नहीं। यहाँ पे आयोडाइड अपटेक होता है कि जो आयोडीन बाहर से आता है आयोडाइड की शक्ल में, जिसको हमने I- का नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड आयोडाइड। सो दिस आयोडाइड एंटर टू द सेल अलॉन्ग विथ सोडियम थ्रू आयोडाइड पंप। तो ये वाला जो पंप है, या इसको हम कहते हैं आयोडाइड अपटेक, क्या कहते हैं, आयोडाइड अपटेक या आयोडाइड पंप कहते हैं। इस पंप के जरिए जब आयोडाइड अंदर जाता तो आयोडीनेशन होता, फिर ऑर्गेनिफिकेशन, और आखिर में कपलिंग होता। इन 3 स्टेप्स के जरिए हम T3 T4 बनाते हैं, और इन 3 स्टेप्स के लिए हमें TPO चाहिए, थायराइड पर ऑक्सीडेज चाहिए। अब गौर से सुने, अब सवाल ये है, कभी कभार, गौर से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कभी कभार होता यह है कि व्हेन वी एक्सपोज टू, मिसाल के तौर पे एक्सपोज टू आयोडीन, एक्सेसिव आयोडीन, कि मिसाल के तौर पे एक्सपोजर टू एक्सेसिव आयोडीन, हम जब एक्सेसिव आयोडीन को एक्सपोज हो जाते हैं, तो फिर ये टेंशन बढ़ती है कि आयोडीन ज्यादा आएगी तो फिर T3 T4 भी ज्यादा बनेगी। देयर इज टेम्पररी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नट परमानेंट, देयर इज टेम्पररी आर फॉर शॉर्ट टाइम, इसको कहते हैं ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट इज द वर्ड यूज फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है जी। देयर इज ब्लॉक इन आयोडाइड अपटेक, समझ रहे कि नहीं, ब्लॉक इन आयोडाइड अपटेक, कि जब बहुत सारा आयोडीन कभी कभार आता है तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से यहाँ पे जो आयोडाइड है ये अपने आप को टेम्पररी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कि अगरचे आयोडीन ज्यादा आई है लेकिन नॉर्मल से हमें फिजियोलॉजी की लिमिट को नहीं बढ़ानी, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आने की वजह से आयोडीन इतना बने कि फिर नॉर्मल बंदे में हाइपरथायराइड सिम्टम आ जाए। सो अ टेम्पररी, इट इज ऑटो रेगुलेटेड मैकेनिज्म, कौन सा, ऑटो रेगुलेटेड। सो द ऑटो रेगुलेटेड मैकेनिज्म वेयर इज टेम्पररी transient blockage in the iodide pump when we expose to sudden iodine excess, ठीक है जी। This condition is called Wolff-Chaikoff effect, ये नाम सुने कि नहीं, that is called Wolff-Chaikoff effect, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो Wolff-Chaikoff effect के अंदर जो आयोडाइड पंप है ये ब्लॉक होता है कि एक्टिवेट होता है, ब्लॉक होता है, और जब आयोडाइड अपटेक नहीं होगा तो T3 T4 भी नहीं बनेगी। तो Wolff-Chaikoff कैन कॉज ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म, ये क्या कराता है, ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म। क्योंकि आप लोग को मैंने ये बोला है कि फॉर एग्जांपल जो वोल्फ-चाइकोफ इफेक्ट होता है, वोल्फ-चाइकोफ के अंदर क्या होता है, आयोडाइड पंप ट्रांजिएंटली ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से T3 T4 फॉर अ व्हाइल क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभार हम क्या करते हैं, आयोडीन को एक्सपोज होते हैं, तो कभी कभार आयोडीन, एक्सेस आयोडीन लीड टू इंक्रीज T3T4, क्या बनाता है, एक्सेस आयोडीन एक्सपोजर। एक्सेस आयोडीन एक्सपोजर कब होती है, नंबर 1, अब मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल इसके लेके, दैट इज इंक्रीज इन टेक, अगर हम किस चीज की इनटेक बढ़ाए, आयोडीन की। और नंबर 2 अमायोडेरोन, याद है कल वाला, अमायोडेरोन कंटेन 40% आयोडीन। ठीक है जी, या तो कोई मतलब पेशेंट है जो आयोडीन ले रहा है बाहर से, या कोई ऐसा ड्रग यूज करता है जिसकी वजह से उसके अंदर आयोडीन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन पेशेंट में देयर इज अ फॉर एग्जांपल इंक्रीज, कभी कभार आयोडीन ज्यादा आने से किस चीज का लेवल बढ़ता है, ज्यादा होता है T3T4। तो आयोडीन आने की वजह से मिसाल के तौर पे अगर किस चीज का लेवल बढ़ जाए, T3T4, तो ऐसे कंडीशन को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना। इसका नाम क्या है, जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना। तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना। इसको लेके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को एग्जाम में काम आ सकती है। ठीक है जी, इस कंडीशन का नाम है जॉर्ज डो फिनोमेना। देखिए, जिसने कल से लेक्चर लिए है, 2 दिन पहले से लेक्चर लिए हैं, उनको ये चीजें क्यों आसान है। हमने कल इसके ऊपर घंटा डिस्कशन की है कि फोलिकुलर सेल क्या है, आयोडाइड पंप क्या है। ठीक है जी, ये सारी कहानी हमने पढ़ी है। तो दोनों में फर्क क्या है, नंबर 1, दीज आर ऑटो रेगुलेटेड मैकेनिज्म। ये क्या है, ऑटो रेगुलेटेड मैकेनिज्म। एक में ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म होता है और एक में ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म होता है। जिसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है उसका नाम क्या है, वोल्फ-चायकोफ इफेक्ट है, और जिसमें हाइपरथायराइडिज्म अपोजिट ऑफ द वोल्फ-चायकोफ इफेक्ट इज कॉल्ड जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना। इसका नाम क्या है, जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेकिन एक चीज आप लोग को बता रहा हूं, अगर एक पेशेंट है वो अमायोडेरोन ले रहे हैं और उसमें T3T4 का लेवल बड़ा है, कितने लोग हैं जो कल के क्लास में मौजूद थे, शाबाश, वेरी गुड। देखिए 90%। तो हमने पढ़ा था अमायोडेरोन इंड्यूस थायराइड प्रॉब्लम, वो 2 तरह की है, टाइप 1 एंड टाइप 2। वेरी गुड। जो टाइप 2 है वो डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, जो टाइप 1 है उसमें प्री एग्जिस्टिंग थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग थायराइड के अंदर ग्रेव्स डिजीज आ सकती है कि नहीं, तो ग्रेव्स डिजीज अगर पहले से किसी बंदे में है और वो कौन सा ड्रग ले रही, अमायोडेरोन, तो उसमें T3T4 का लेवल मजीद क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो अगर अमायोडेरोन लेने की वजह से, प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की वजह से T3T4 का लेवल बढ़ता है, उस कंसेप्ट को हम जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना कहते हैं। सो जो अमायोडेरोन इंड्यूस थायराइड प्रॉब्लम टाइप 1 है, इट इज अ टाइप ऑफ जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना। ठीक है जी। तो इस कंडीशन के अंदर जहां पे आयोडीन की एक्सपोजर ज्यादा होती है और इसमें T3T4 का लेवल बढ़ता है, देयर शुड बी सब अंडरलाइंग थायराइड पैथोलॉजी। लेकिन इसमें अंडरलाइंग थायराइड पैथोलॉजी का कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है जी। तो वोल्फ-चायकोफ ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म है, और जो बेस्डो फिनोमेना है इसके अंदर क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है। ठीक है जी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द थायराइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके शाबाश एमसीक्यूज के लिहाज से, कि आप लोगों को एनआरई स्टेप 1 के अंदर ये एमसीक्यूज आने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने तो एग्जाम निकलना है और इसमें एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज मैटर अलॉट। अगर एक पेशेंट है उसको फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ थायराइड पैथोलॉजी, अगर एक पेशेंट है उसको थायराइड पैथोलॉजी की कोई हिस्ट्री है, इट मे बी हाइपर और इट मे बी हाइपोथायराइडिज्म, बट यहाँ पे वो ये बता रहे मिसाल के तौर पे कि देयर इज फॉर एग्जांपल 2 थिंग, एक तो लेके दैट इज कॉल्ड टेंडर थायराइड। उसमें क्या है जी, टेंडर थायराइड। जब आप थायराइड ग्लैंड को टच करते हैं द पेशेंट फील लॉट ऑफ पेन, दैट इज कॉल्ड टेंडर थायराइड। और यहाँ पे लिखे नॉन टेंडर थायराइड, नॉन टेंडर थायराइड, कि जब आप थायराइड ग्लैंड को मिसाल के तौर पे टच करते हैं, अगर थायराइड प्रॉब्लम है लेकिन इसके अंदर पेन नहीं है। सो वन इज टेंडर पेनफुल थायराइड, वन इज नॉन टेंडर पेनलेस थायराइड। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को बताया था कल, अगर टेंडर थायराइड के साथ फीवर आ जाए, इसके साथ क्या आ जाए जी, फीवर आ जाए, और इस पेशेंट का अगर आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर देखते हैं दैट इज ESR, कौन सा ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो वो क्या होता है, रेज्ड होता है। और इस पेशेंट में कोई वायरल इलनेस हो, कोई सोर थ्रोट की हिस्ट्री हो, थिंक अबाउट सब एक्यूट थायरोडाइटिस। क्या होता है, सब एक्यूट थायरोडाइटिस। तो आप लोगों को याद रखना है दैट इज कॉल्ड सब एक्यूट थायरोडाइटिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब एक्यूट थायरोडाइटिस। तो सब एक्यूट थायरोडाइटिस which is also known as Dequarian thyroiditis. It is a condition where the thyroid become tender. Patient have a sore throat history followed by fever. Thyroid become painful and later will do ESR test that will be raised as well. ठीक है जी। अब ये कल हमने पढ़ा है
अब इसके साथ अगर एक पेशेंट है उसका थायराइड क्या है, नॉन टेंडर है, प्लस यहाँ पे लेके ऑन पल्पेशन यू फील थायराइड इज वेरी हार्ड, मतलब सख्त है, हार्ड लाइक वुड है, और प्लस लिखे देयर इज सम फाइब्रोसिस, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या है, फाइब्रोसिस है, मतलब जो थायराइड ग्लैंड के अंदर सेल है वो खत्म होने वाले होते हैं, फाइब्रोटिक बन चुके होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं रेडल थायरोइडाइटिस, दैट इज कॉल्ड रेडल थायरोइडाइटिस। तो देखें कल हमने सब एक्यूट थायरोइडाइटिस पढ़ा है और आज आप लोग को इसके साथ कंपेयर किया है रेडल थायरोइडाइटिस, ठीक है जी। तो दोनों में क्या फर्क है, बोथ कैन कॉज inflammatory condition of thyroid, one is painful, another is painless. So painful thyroid always subacute thyroiditis, लेकिन जो पेनलेस थायराइड है, नॉन टेंडर थायराइड है, और इसके अंदर आप थायराइड ग्लैंड को हाथ लगाएंगे, यू विल फील थायराइड वेरी हार्ड, एंड इफ यू डू इन्वेस्टिगेशन यू विल सी फाइब्रोसिंग, क्या लेंगे, फाइब्रोस। इफ द थायराइड ग्लैंड बिकम फाइब्रोस, फाइब्रोस थायराइड ग्लैंड है और इसमें हार्डनेस है और पेनलेस थायराइड प्रॉब्लम है, think about renal thyroiditis, ठीक है जी। So that is what all about the important point regarding the differences between subacute thyroiditis and renal thyroiditis, ठीक है जी। अगर इतना आप लोगों को समझ आ गया है तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे, अगर एक पेशेंट है उसको हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो बीइंग अ डॉक्टर हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो लेके थायराइड फार्माकोलॉजी। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम थायराइड फार्माकोलॉजी के अंदर कौन से ड्रग डिस्कस करेंगे या कौन सी मेडिकेशन है जिसके जरिए हम थायराइड प्रॉब्लम को डील करेंगे, ठीक है जी। तो थायराइड फार्माकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, एनआरई स्टेप 1 के अंदर एक एमसीक्यूज यहां से जरूर आएगा, ठीक है। अभी जो मैं 5-6 मिनट की कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ इनमें से एक एमसीक्यूज आप लोग को पक्का आएगा, तो प्लीज एवरीवन फोकस इन द क्लास कि एक एक चीज आप लोग सीख जाए, ठीक है जी। सबसे पहले तो लेके एंटी थायराइड मेडिकेशन, कौन सी, एंटी थायराइड। अब ये वो मेडिकेशन है जिसके जरिए हम T3 T4 लेवल को क्या करेंगे, कम करेंगे। So these are the medicine used for the treatment of hyperthyroidism, ठीक है जी। So एंटी थायराइड मेडिकेशन का मतलब ये होता है कि ये वो मेडिकेशन है जिसके जरिए हम T3 T4 लेवल क्या कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो लेके द फर्स्ट ड्रग इज कॉल्ड प्रोफाइल थायोयूरासिल, वेरी गुड, प्रोफाइल थायोयूरासिल। इस कंडीशन को याद रखें, इसमें आप लोगों को ये बताऊंगा कि व्हाट दिस ड्रग डज टू थायराइड एंड व्हाई इट इज यूज्ड वेरी इंपोर्टेंटली, ठीक है जी। So the first drug used for the treatment of hyperthyroidism that is profile thiouresil, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे इसको स्प्लिट करते हैं, देखे यहाँ तक देखे व्हाट इज दिस वर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल, तो हमने यहाँ से पी लिया है, दैट इज कॉल्ड पी। फिर इसके बाद लेके तायो के लिए हमने टी लिया है और आखिर में यूरासिल है। सो द ड्रग नेम इज प्रोफाइल थायोयूरासिल, विच इज सिंपली नोन एज पीटीयू, ठीक है जी। अब पीटीयू अगर आप किसी को देंगे तो व्हाट इट विल डू इन द बॉडी, तो लेके मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि हाउ इट वर्क इन द बॉडी। पहले एज अ डॉक्टर हमें यह पता होना चाहिए कि जो ड्रग होता है वो बॉडी के अंदर काम क्या करता है, उसका काम क्या होता है, तो हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट गौर से सुने, जिन लोगों ने 2 दिन से क्लासेस कंटिन्यूस ली है उनको ये आसान है। दिस ड्रग इनहिबिट टीपीओ, किस चीज को, टीपीओ, और आप लोगों को पहले से पता है टीपीओ स्टैंड फॉर, वेरी गुड, थायराइड पर ऑक्सीडेज। अगर इसको हम इनहिबिट करेंगे तो न आयोडीनेशन होगी, न ऑर्गेनिफिकेशन और न कपलिंग होगी। तो अगर दिस एंजाइम इज इनहिबिटेड द पेशेंट विल नॉट फॉर्म मोर T3 एंड T4, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 लेके इस ड्रग का दूसरा काम यह है इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन, ये क्या करता है, इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 एंड T3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 and to T3. Remember I told you multiple time that T4 in the periphery convert into T3 or most active thyroid hormone is T3. Very good. But most abundant in the serum is always T4. But T4 get convert into T3 by the help of 5' deiodinase. याद है कि नहीं? तो इस एंजाइम को ब्लॉक करने का काम भी पीटीयू का होता है, ठीक है जी। तो देखिए पीटीयू ने कितने काम किए, 2, सारे गौर से सुने। पीटीयू ने टीपीओ को ब्लॉक करके न्यू T3 T4 बनाने की अमल को भी रोका और जो पहले से बनी बनाए T4 है उनको T3 में कन्वर्ट करने से भी रोक लिया। तो दोनों की वजह से जो T3 T4 का लेवल है बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट ड्रग टू यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है जी। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोफाइल थायोयूरासिल, ठीक है। अब लेके यूजेस, इसके यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ड्रग, ठीक है जी। यूजेस के बारे में लेके
नंबर 1, सबसे पहले एनआरई स्टेप 1 में अगर आप लोगों से वो एमसीक्यूज पूछते हैं जो हर साल एग्जाम में अंदर आता है, तो लिखे ड्रग ऑफ चॉइस। ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच कंडीशन? हाइपर, वेरी गुड, थायराइडिज्म इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सवाल ये है कि एक्चुअली ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, अगर एक फीमेल है and the female is hyperthyroid but she isn't pregnant और she is in first trimester of pregnancy, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, फिर नेक्स्ट 3 महीनों को सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट 3 मंथ्स को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो अगर एक फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो उस ट्राइमेस्टर के अंदर बच्चे के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड होता है। कौन सा? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो हमें कभी भी ऐसा ड्रग नहीं देना चाहिए कि वो प्लेसेंटा क्रॉस करे और वो बच्चे को टॉक्सिसिटी कराए। सो वी शुड अवॉइड फीटोटॉक्सिक